नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में। आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर 1 देखेंगे। इससे पहले हम ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। उसमें हम ज्योग्राफी का मतलब समझ चुके हैं। जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी शब्द बनता है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। आज इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी के बारे में वही सारी चीज़ें पुरानी वाली को रिवाइज करेंगे और उसके बाद में हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। यानी सबसे पहले हम ग्लोब देखेंगे। ग्लोब जो 3D में होता है उसे 2D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी हम जो नक्शे पे हम जो बोर्ड पे नक्शा बनाते हैं वो उस ग्लोब का 3D का 2D में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज आप एक बहुत नई बात सीखने वाले हैं, मेरे साथ लेक्चर में बने रहेंगे। वो बात आपको बचपन में सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन आज तक उसे सीख नहीं पाए होंगे। उसमें गलती आपकी नहीं है, उसमें गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। ठीक है, उसके बाद में 3D से 2D में कन्वर्ट करने के बाद में हम फिर कुछ प्राचीन सभ्यताएं जो बनी थी विश्व में उनके बारे में जान लेंगे और 7 महाद्वीप तथा 5 महासागरों के नाम भी याद कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा लेक्चर डिजाइन रहेगा। सबसे पहले लास्ट लेक्चर की बातों को मैं रिवाइज करा देता हूँ। जियो और ग्राफी दो शब्द से ज्योग्राफी मिला है। जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी शब्द बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। ऐसे ही मैंने हिंदी में बताया था। भू और गोल, भू का मतलब होता है पृथ्वी, गोल यानी गोल है, गेंद के जैसी है, 3D में है। उसके बाद में मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी भूगोल की। भूगोल का मतलब साइंस का हिस्सा है। स्थल का विश्व के बारे में पढ़ना, आकाशीय पिंडों के बारे में पढ़ना, स्थल के बारे में पढ़ना, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों, भू धरातल, हर वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना एक तरीके से भूगोल का हिस्सा होता है। मैंने बताया था भूगोल में संभववाद होता है और निश्चितता होती है। संभववाद यानी कि आगे आने वाले समय पे अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है, साइंस विकास करता है, तो जो हमारे लिए आज के समय पे जो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है घटनाओं के बारे में वो चेंज हो सकती है। हो सकता है आगे आने वाले समय पे हमने जो आज के समय पे ब्रह्मांड के बारे में थ्योरी बनाई हुई है या पृथ्वी के विकास के बारे में जो थ्योरी बनाई है वो गलत साबित हो जाएं। मैंने एग्जाम्पल में पहले बताया भी था, प्राचीन समय पे जब विज्ञान का इतना आविष्कार नहीं था तो हम धरती को समतल मानते थे, लेकिन धीरे धीरे पता चला धरती समतल नहीं है। उससे अगला एक एग्जाम्पल बताया था मैंने कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, बाकी तारे भी चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब गैलीलियो ने बोला कि ऐसा नहीं है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के, तो उस समय हमें साइंस के हिसाब से नई जानकारी मिली। ऐसे ही जैसे मैंने इंद्र भगवान वाला बताया था, बारिश का जो फिनोमेना बताया था, वो समय के साथ में चेंज होता गया। तो ये दो संभावनाएं, एक तो संभववाद होता है और एक निश्चितता होती है। उसके बाद में अब हम बात आ जाते हैं भूगोल में। पृथ्वी पर, पृथ्वी जो होती है एक्चुअली में 3D होती है, गोल गेंद के जैसी होती है। मैं अभी ग्लोब दिखाता हूं आपको। ग्लोब में से फिर हम उसे 2D में पढ़ेंगे ना आगे, तो हम ये देखेंगे कि ग्लोब को बोर्ड पे कैसे बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लोब को बोर्ड पे कैसे बनाना है। मेरे साथ में सबसे पहले ये आप ग्लोब देखिए। ये इस तरीके से ये ग्लोब है, मैंने इस हाथ में पकड़ा हुआ है, मैं इसे घुमा सकता हूँ इस तरीके से। ग्लोब जो है, पृथ्वी जो है अपनी अपनी धुरी पे, अपने अक्ष पे, पृथ्वी के अगर बीच में से यहाँ से एक तार निकाला जाए और नीचे की साइड में से ले लिया जाए तो उसे बोलते हैं अक्ष। ठीक है, अक्ष बोलते हैं या धुरी बोलते हैं। तो पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती रहती है। ये 3D होता है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो बोर्ड पे पढ़ते हैं। अब ये इसको बोर्ड पे कैसे बनाएंगे, ये जो नक्शा है इसमें 7 महाद्वीप, 5 महासागर हैं, इनको बोर्ड पे कैसे बनाएंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अब पहले मैं विश्व का नक्शा दिखा देता हूं आपको, किस तरीके से हम जो पढ़ते हैं वो यूज होता है। ये आप देख सकते हैं विश्व का नक्शा। मैंने परमानेंट मार्कर से विश्व का नक्शा बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा इस लेक्चर में। मैं आपको इस लेक्चर में एक्चुअली में विश्व कैसे बनाते हैं, विश्व का मैप कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगा आपके लिए। तो सबसे पहले ये देखिए 3D से 2D में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 3D है कोई, मान लीजिए मैं, मेरे पास में ये बेलनाकार पेज है इस तरीके से, ये पेज है। अब इस पेज को मुझे इस बोर्ड पे बनाना है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इस तरीके से। अब मुझे इसे बोर्ड पे बनाना है, तो मेरे पास एक ही तरीका है। इस पेज को मैं बीच में से यहाँ से काट दूं या फाड़ दूं, फाड़ने के बाद में इसे इस तरीके से लगा दूं, यानी 3D को 2D में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये तो मैंने जो बताया है आपको, ये तो बेलनाकार आकृति है। ये तो बेलनाकार आकृति है, इस तरीके से जो होता है वो सिलेंडर होता है। हमारी जो पृथ्वी है वो तो 3D में गोल गेंद के जैसी है। अब गेंद को फाड़ेंगे तो उस समय कुछ अलग परिस्थितियां निकल के आएंगी। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद में हम फिर बात करते हैं कि 3D से 2D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वास्तविकता में पृथ्वी अपनी 3D होती है। 3D
एग्जाम्पल में ग्लोब, आप इसमें देख सकते हैं ग्लोब के जैसी होती है। अगर हमें इसे 3D से 2D में कन्वर्ट करना है तो इसे चाकू से हम काटते हैं। काटने के बाद में कुछ अलग ही आकृति निकल के आ जाती है, और ये जो आकृति है इसे हम 2D नहीं बोल सकते, समतल नहीं बोल सकते। अब इसे खींचना पड़ेगा बिल्कुल आयताकार बनाने के लिए। जो हम मैप पढ़ते हैं वैसा मैप बनाने के लिए थोड़ा बहुत खींचते हैं, लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से उस शेप में नहीं ले पाते हैं। अब काटने के बाद में और इस तरीके से सारे प्रयत्न करने के बाद में हमारे पास में ये जाके इस तरीके का मैप प्राप्त होता है। तो ये मैप तो वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं, इस तरीके का मैप जो हम पढ़ते थोड़ी हैं इसको। हमारा तो आयताकार मैप होता है जो हम यूज करते हैं बोर्ड पर, अपने बोर्ड में नॉर्मली यूज किया जाता है। तो अब क्या किया जाए? अब निकल के आता है एक नया तरीका जिसे बोला जाता है प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड में अपने ग्लोब के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार आकार का एक पेज लेते हैं और उस पेज को ग्लोब में फंसा देते हैं, और ग्लोब से हर बिंदु से प्रोजेक्शन निकाल के अपने जो कागज़ है उस पे डाला जाता है। कागज़ पे जब प्रोजेक्शन डाला जाएगा तो वहाँ पे हर बिंदु पे ग्लोब के आधार पे एक नक्शा बन जाएगा, और ये नक्शा तैयार हो जाता है जिसे हम पढ़ते हैं 2D वाला नक्शा। इस नक्शे को नॉर्मली मर्केटर नक्शा कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी मर्केटर ने की थी, और हम जो पढ़ाई लिखाई में यूज करते हैं, गूगल मैप में यूज करते हैं, वो यही मर्केटर नक्शा होता है। लेकिन मर्केटर नक्शे के अपने फ़ायदे होते हैं और अपने नुकसान भी होते हैं। यानी मर्केटर नक्शे का फ़ायदा ये है कि ये जो शेप होता है, शेप यानी जो आकृति होती है देश की, वो हमेशा फिक्स बताता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बता दिया यहाँ पे। दूसरा फ़ायदा होता है इससे परिवहन में सुविधा होती है। जिस समय जो इसके मर्केटर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे खोजा था, तो वो अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह उन्हें यात्रा करनी होती है तो इस मैप की सहायता से सही कोणों का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये जो मर्केटर मैप है, ये परिवहन में, नेविगेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जल परिवहन में ये उस समय रोल निभाता है। लेकिन मर्केटर मैप के अपने नुकसान भी हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। एक साइड में अफ्रीका, एक साइड में ग्रीनलैंड, दोनों की आकृति मर्केटर मैप में बराबर लगती है, लेकिन वास्तविकता में ग्रीनलैंड जो है वो अफ्रीका से बहुत छोटा है। देखिए इस तरीके से आप, रियलिटी में अफ्रीका से 14 गुना छोटा है। अब दूसरा आता है गाल पीटर नाम से एक नया मैप, जिसमें आकार के हिसाब से मैप को बनाया जाता है। लेकिन इस तरीके से तो बहुत सारे मैप बनाए जा सकते हैं, आकार आकृति। फिर बदलाव आता है 1960 के दशक में, जब मनुष्य ने पहली बार सैटेलाइट ऊपर भेजे और वहाँ से पृथ्वी का वास्तविक रूप देखना शुरू किया। तो उस समय एक नई शुरुआत हुई थी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। किसी भी स्थान की स्थिति पूर्ण रूप से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्रांतिकारी बदलाव था जब लोगों ने सैटेलाइट भेजे, मनुष्य ने सैटेलाइट भेजे, और उसके बाद में अलग अलग नक्शे हम यूज करने लगे। बाकी आज के समय पे सबसे ऑथेंटिकेटेड जो नक्शा होता है वो गूगल अर्थ, यानी जो जीपीएस यूज किया जाता है उसमें फिक्स लोकेशन बताई जाती है। गूगल मैप जो है वो मर्केटर नाम से मैप यूज करता है, हम भी इसे यूज करते हैं, लेकिन उसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ये अलग अलग आकृति और शेप के आप नक्शे देख सकते हैं, विश्व के नक्शे। लेकिन वास्तविकता में अगर कोई नक्शा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोब है। बाकी जितने भी नक्शे हैं वो भी सारे सारे गलत हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, क्योंकि 3D से 2D में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आती हैं। अलग अलग तरीके के शेप, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी नक्शा परफेक्ट नहीं है, सिर्फ ग्लोब को छोड़ के। ये ग्लोब ही परफेक्ट है। तो अभी आपकी समझ में आ गया होगा कि जो हम जितने भी नक्शे हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। सिर्फ ग्लोब ही 3D वाला नक्शा ही परफेक्ट है। बाकी सभी नक्शों में, 2D वाले जितने भी नक्शे हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो शायद अभी आपको बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी कि जो हम नक्शा पढ़ते हैं एक्चुअली में वो सभी के सभी गलत हैं। राइट कोई नक्शा है अगर तो वो है ग्लोब। ये ग्लोब 3D में ही, 3D को 2D में एक्चुअली में फिक्स पूरे रूप से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। मैंने बताया प्रोजेक्शन मेथड होता है, प्रोजेक्शन मेथड से यहाँ लाइट रेज भेजी जाती है उस सिलेंडर पे, और सिलेंडर को यूज करके वो मैप बनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है प्रोजेक्शन में
कि ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं इस वाले ग्लोब में, ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं उनकी आकृति बढ़ जाती है। जैसे कि ये देखिए ग्रीनलैंड आपको यहाँ दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा ग्रीनलैंड है, लेकिन अगर इसे 2D वाले मैप में देखेंगे तो ये आपको अफ्रीका के बराबर लग रहा होगा। यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड कितना छोटा है और अफ्रीका को देखिए आप कितना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप ये ग्रीनलैंड और ये अफ्रीका दोनों बराबर लग रहे होंगे। तो इस प्रोजेक्शन मेथड में ये प्रॉब्लम है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपकी समझ में आ गया कि हम जो नक्शा पढ़ते हैं 3D से 2D कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में जो कमी है वो आपने समझ ली, पर अब हमें यही नक्शा यूज करना है, क्योंकि पूरे विश्व में यही नक्शा मान्य होता है 2D में। गूगल मैप भी यही यूज करता है, बाकी नेविगेशन के लिए भी यही यूज किया जाता है, परिवहन के लिए भी यही नक्शा यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आपको 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के साथ में मैं आपको नक्शा बनाना सिखाता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो मुझे उम्मीद है आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और मेरे साथ साथ में नक्शा बनाएं, मेरे साथ साथ में नक्शा बनाएं। ज़्यादा कठिन नहीं है एक्चुअली में, आपको फिक्स स्केल वाइज नहीं बनाना है, लेकिन आपको ओवरव्यू एक ड्रॉ करना आना चाहिए। विश्व का नक्शा 7 महाद्वीप बनाने आने चाहिए कम से कम, इतना तो बेसिक तो आना चाहिए। चलो मेरे साथ में शुरुआत करते हैं। इधर की साइड से मैं शुरू करता हूँ, उत्तरी अमेरिका से। इस तरीके से बनाइए। ये मैंने उत्तरी अमेरिका बना दिया। एक्चुअली में मेरा भी ऐसा कोई परमानेंट नहीं बनने वाला है, इतना अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। ये दक्षिणी अमेरिका बना दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके से यूरोप वाला क्षेत्र बनाना है। यहाँ पे भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, ये भूमध्य सागर है। इसके बाद में अफ्रीका वाले एरिया पे आ जाएंगे। अफ्रीका का ये वाला इस तरीके से आपको मोड़ देना है और अफ्रीका को नीचे की तरफ ले जाना है। इस तरीके से हम अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे स्वेज नहर है। उसके बाद में अरब प्रायद्वीप बनाते हैं। अरब प्रायद्वीप बनाने के बाद में हम अपने इराक ईरान के बाद में पाकिस्तान के बाद में अपना गुजरात का क्षेत्र और भारत में प्रवेश कर जाते हैं। ये भारत बना देते हैं हम इसमें। उसके बाद में हम यहाँ से म्यांमार और इस तरीके से बनाते हुए रूस, इस तरीके से आपको नक्शा बना देना है। उसमें मैं भारत को फिक्स रूप में लोकेट कर देता हूं। इसमें मैं भारत को आपके लिए लोकेट कर देता हूं। मेरा नक्शा ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, पर जैसा भी है आप देख लीजिए। ये बना दिया। इसके बाद में यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनाना है। उसके बाद में इस साइड में यहाँ पे जापान बनाना है। इस जगह पे कुछ द्वीप बनाने हैं जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन ये द्वीप बनाना जरूरी है। और यहाँ पे आपको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, इसे छोटा कर देता हूँ इसे। यहाँ पे आपको एक देश बनाना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूरोप में, इंग्लैंड जिसे बोलते हैं, वो देश बनाना है। तो इस तरीके से आपने पूरा नक्शा बना लिया है। अगर नीचे आपको जगह बची हो तो उसे आप नीचे की साइड में भी एक इस तरीके से बना दें, उसे बोलते हैं अंटार्कटिका। और ऐसे ही ऊपर की साइड में आपको बनाना है। यहाँ पे बर्फ जमी हुई है और ऊपर की साइड में भी इस जगह पे आर्कटिक, यहाँ पे वहाँ पे भी बर्फ जमी हुई है। तो सबसे पहले हम महाद्वीपों के बारे में जानते हैं। कितने महाद्वीप हैं? कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं। मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बोलता जा रहा हूँ सभी महाद्वीपों के नाम। पहला महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से मैंने 7 महाद्वीपों के नाम आपके लिए बोल दिए और इस नक्शे में अभी बनाते हैं। मैं पेन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इस जगह पे इस तरीके से एक पर्वतमाला है। मैंने पर्वत का साइन पहले भी बता चुका हूँ आपको। इस तरीके से अगर मैं बनाता हूँ तो वो पर्वत का सिग्नेचर साइन होता है। ठीक है, इस साइड में पहला महाद्वीप है एशिया, इधर की साइड में अफ्रीका, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवा जो नीचे मैंने बनाया है वो अंटार्कटिका, छठवां यहाँ पे यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी ये महाद्वीप का मतलब क्या होता है? आपने बनवा तो दिए, पर महाद्वीप का मतलब क्या होता है? चलो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ आपके लिए।
कुछ शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द होता है द्वीप, एक होता है महाद्वीप, और एक शब्द होता है प्रायद्वीप। आप लिख लेना, मैं बाद में यहां से इसे मिटा दूंगा। द्वीप का मतलब होता है ऐसा स्थल आकृति, ऐसी स्थल या जमीन का क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो। द्वीप का मतलब तो आप जानते हो, द्वीप या टापू जिसे बोल सकते हो। अगर यहाँ पे ये पूरा समुद्र है और यहाँ पे बीच में कहीं जमीन निकल के आ गई तो इसे क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे, इस वाले पूरे क्षेत्र को। ठीक है। और अगर ये द्वीप बड़ा हो जाए, महान हो जाए, तो उसे महाद्वीप बोलेंगे। आसान है। अगर कोई क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है लेकिन वो बहुत बड़ा है तो उसे क्या बोल देंगे? महाद्वीप। हमने अपनी पढ़ाई की दृष्टि से 7 महाद्वीप बनाए हुए हैं। कितने? 7 महाद्वीप बनाए हुए हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, हमने 7 महाद्वीप बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से भगवान ने 7 महाद्वीप बना के भेजे, हमने बनाए हुए हैं हमारी पढ़ाई की दृष्टि से और ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, द्वीप का मतलब समझ में आया, ऐसा स्थल क्षेत्र जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। उसके बाद में महाद्वीप, मैंने बताया कि अगर द्वीप महान हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसे महाद्वीप कहते हैं। देखिए इधर देखिए, उत्तरी अमेरिका, इसके चारों तरफ पानी दिख रहा होगा आपको, ये चारों तरफ पानी है। स्थल के चारों तरफ अगर पानी होता है तो उसे द्वीप बोलते हैं, लेकिन अगर वो द्वीप बड़ा हो जाए तो महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका देखिए, इसके चारों तरफ आपको पानी दिख रहा होगा, द्वीप है, लेकिन बड़ा है तो महाद्वीप। ऐसे ही अफ्रीका देखिए, चारों तरफ पानी दिख रहा होगा आपको, द्वीप है, बड़ा है तो महाद्वीप। एक अकेला महाद्वीप ये वाला यूरोप और एशिया को मिला के बनता था, जिसे बोला जाता था यूरेशिया महाद्वीप। पहले यूरेशिया महाद्वीप एक ही होता था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई की दृष्टि से प्रॉब्लम आती थी और ज्योग्राफिकल कंडीशन दोनों क्षेत्र की अलग हो जाती है। यहाँ पे पर्वतमाला है जिसे यूराल पर्वतमाला बोला जाता है, तो यूराल पर्वतमाला के इधर के क्षेत्र को बोला जाता है यूरोप महाद्वीप और इधर वाले क्षेत्र को बोला जाता है एशिया महाद्वीप। एशिया यहाँ से इधर की साइड में अलग हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी आप देख सकते हो, अगर द्वीप बड़ा हो जाए तो उसे महाद्वीप बोल देंगे। देखिए इधर की साइड में ये इंडोनेशिया द्वीप है, तो ये छोटे हैं इसलिए इन्हें द्वीप बोलते हैं। जापान है वो द्वीप है, वो एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा मान लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको द्वीप और महाद्वीप समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि ऐसी जमीन जो 3 तरफ पानी से घिरी हो। चलो ये बात है, ये जमीन है यहाँ पे और इधर की साइड में पानी है, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। अगर 3 साइड में पानी है, चौथी साइड में इधर की साइड में जमीन है, तो इस वाले पूरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। एग्जाम्पल से देख लीजिए, यहाँ पे ये भारत वाला क्षेत्र देखिए, इधर की साइड में ये पूरा जो क्षेत्र है, इसके इधर की साइड में पानी है, इधर की साइड में पानी है और इधर की साइड में पानी है। तो कितने साइड में पानी हो गया? 3 साइड में पानी हो गया। तो 3 साइड में पानी होने वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोल देंगे। आ गया समझ में? इधर देख लीजिए, ये वाला ये अरब का क्षेत्र है, इधर की साइड में पानी है, इधर की साइड में पानी है और इधर की साइड में पानी। कितने साइड में पानी हुआ? 3 साइड में। तो इसे क्या बोल देंगे? अरब प्रायद्वीप। आ गया समझ में प्रायद्वीप का मतलब? अब ये जो मैंने आकृतियां आपको बताई, ये तो बताइए स्थल की आकृतियां। स्थल में अगर कुछ इस तरीके से बनी हो तो उन्हें क्या बोलेंगे? अब मैं इसके जस्ट अपोजिट में आपको आकृतियां बता देता हूं जल की। द्वीप के जस्ट अपोजिट होता है झील या सागर। ऐसे समझिए, ये जमीन है, जमीन के बीचों बीच में यहाँ पे पानी आ गया है, इस जगह पे पानी भर गया है। ऐसा पानी का टुकड़ा, ऐसा जल का क्षेत्र जिसके चारों तरफ क्या हो? जमीन हो, उसे क्या बोल देंगे? झील या सागर। आपके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे झील और सागर मिल जाएंगे, उनके चारों तरफ जमीन होती है। जबकि मैंने द्वीप में बताया था ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी। और झील में बता रहा हूं ऐसा पानी का टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या हो? जमीन। तो द्वीप का जस्ट अपोजिट क्या हो गया? सागर। अगर सागर बड़ा हो जाए तो महासागर। इस तरीके से हमने कुल मिला के 5 महासागर बनाए हुए हैं। मैं अभी उसके बाद में लोकेट कराता हूँ, दिखाता हूँ आपके लिए। तो 5 महासागर बनाए हुए हैं। अब आता है प्रायद्वीप का अपोजिट। प्रायद्वीप का अपोजिट होता है खाड़ी, जल के लिए। जैसे मैंने प्रायद्वीप में बताया था कि ऐसा जमीन का टुकड़ा जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। भारत का एग्जाम्पल बताया था, 1 2 3 3 साइड से यहाँ पे घिरा हुआ है। अब इसका जस्ट अपोजिट बोल दीजिए, ऐसा जल का टुकड़ा जो 3 तरफ जमीन से घिरा हो। प्रायद्वीप में ऐसा जमीन का टुकड़ा जो 3 तरफ पानी से घिरा हो। खाड़ी में ऐसा पानी का टुकड़ा जो 3 तरफ जमीन से घिरा हो। एग्जाम्पल देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, इधर की साइड में भी जमीन है, ऊपर की साइड में भी जमीन है और इधर की साइड में भी जमीन है। तो इसे क्या बोलेंगे? खाड़ी बोलेंगे। इधर देख लो, भारत की साइड में यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इधर की साइड में जमीन है, ऊपर की साइड में जमीन है, इधर की साइड में जमीन है। 3 साइड में जमीन हो गई तो इसे क्या बोलेंगे? खाड़ी। इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, आपने सुना ही होगा। इधर देख लीजिए, इस जगह पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे इस साइड में जमीन, इस साइड में जमीन और इस साइड में, 3 साइड में जमीन हो गई तो इसे क्या बोलेंगे? खाड़ी। अरब की खाड़ी आपने नाम सुना होगा। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया है। द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप, ये हुई स्थल आकृतियां। इसके जस्ट अपोजिट में मैंने बताई थी सागर, महासागर और खाड़ी, वो जल की आकृतियां। तो अभी हम महाद्वीपों के एक बार नाम रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ में आप बोल सकते हैं। ये आप लिख लेना,
महाद्वीप के अपोजिट में महासागर, प्रायद्वीप के अपोजिट में खाड़ी। मैं इसे मिटा देता हूं। 7 महाद्वीपों के नाम एक बार दोबारा से बोल देते हैं। पहला महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 5 6 7 आप अपोजिट साइड में बोलते हैं एक बार हम। 7वां ऑस्ट्रेलिया, छठवां यूरोप, पांचवां अंटार्कटिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और पहला एशिया। आपको याद होने चाहिए, ये रटे होने वो चाहिए, क्योंकि आगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे बहुत जरूरी है, ये रटे हुए होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 5 महासागरों के बारे में। वैसे तो पूरा जो विश्व है उसमें सिर्फ एक ही महासागर है। पुराने समय पे पृथ्वी इस तरीके से थी, यहाँ पे पूरी जमीन एक ही जगह पे थी। आज से करीब करीब 50 करोड़ साल पहले की बात है। पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है 450 करोड़ साल पहले हुई है। तो 450 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद में उस समय तो पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे उसमें बादल बनने लगे, बारिश होने लगी और उसके बाद में ठंडी होने लगी। तो एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पे पूरा पृथ्वी का जमीन का टुकड़ा एक ही था, ये पूरा जमीन का टुकड़ा एक ही था। इसे बोला जाता था पेंजिया। क्या बोला जाता था? पेंजिया। और इसके चारों तरफ ये पानी था, इसे बोला जाता था पेंथालासा। क्या बोला जाता था? पेंथालासा। पुराने समय की बात चल रही है। उसके बाद में कुछ भूगर्भिक क्रिया, ये जो भूगर्भिक क्रिया हुई है ये हम नॉर्मली हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बस इतना समझ लीजिए। कुछ भूगर्भिक क्रियाएं हुई पृथ्वी के अंदर में, और ये जो पेंजिया था ये बीच में से टूट गया। एक हिस्सा इसका नीचे जाने लगा और एक हिस्सा इसका ऊपर जाने। ये जो नीचे जा रहा था इस वाले हिस्से को बोला जाता था गोंडवाना लैंड, और ये ऊपर जो हिस्सा जा रहा है इसे बोला जाता था अंगारा लैंड। इस तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। पेंजिया 2 भागों में टूटा है तो उसे बोल देंगे ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ये आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जमीन के अलावा ये जो पानी था उसमें एक ही समुद्र था, उसे पेंथालासा नाम से जाना जाता था। अब भी इस समय भी विश्व का पानी एक दूसरे से कनेक्ट है चारों तरफ ही। यहाँ का पानी चाहे तो यहाँ से घूमते घामते वहां तक जा सकता है। विश्व का एक ही महासागर है, ये याद रखना। विश्व में महासागर सिर्फ एक ही है, लेकिन हमने अपनी अध्ययन की दृष्टि से उन महासागरों में कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग हैं, तो उन्हें 5 भागों में बांटा हुआ है। चलो अब 5 महासागरों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़े महासागर की बात करेंगे। इधर की साइड में एक महासागर है, पहला नंबर जिसे दे देता हूं, उसका नंबर है प्रशांत महासागर। ये ऊपर से नीचे की साइड में यहाँ तक है प्रशांत महासागर। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, इस तरीके से ये दूसरा नंबर दे दिया। उसके बाद में यहाँ पे भारत के नीचे तीसरा महासागर, उसका नाम है हिंद महासागर। उसके बाद में यहाँ पे अफ्रीका के नीचे और अंटार्कटिका के ऊपर है चौथा महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर बोला जाता है। अंटार्कटिक महासागर। और इन सबसे ऊपर इधर की साइड में यूरोप से ऊपर और उत्तरी अमेरिका से ऊपर यहाँ पे है यहाँ पे है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हुए, इनके नाम भी आपको याद रखने चाहिए। और इधर की साइड में भी महासागर है, उसका नाम है प्रशांत महासागर। अब आप पूछेंगे 2 बार प्रशांत महासागर, तो मैं आपको जब से 3D से 2D बता रहा था तो उसका मतलब आप नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है वो गोल है। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति जाना चाहेगा आगे तो उस साइड में जाके निकल जाएगा। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे है प्रशांत महासागर, इस जगह पे ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बनी हुई है। उत्तरी अमेरिका के इस साइड में है, उत्तरी अमेरिका के इस साइड में प्रशांत महासागर, और एशिया के इस साइड में प्रशांत महासागर। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। पृथ्वी जो है वो 3D है, लेकिन हम 2D में पढ़ रहे हैं। पृथ्वी गोल है, चारों तरफ से गोल है। तो अगर यहाँ का जो क्षेत्र है, अगर किसी व्यक्ति को उत्तरी अमेरिका से अगर एशिया के लिए जाना है तो वो सीधा रास्ता निकल जाएगा और उधर की साइड में आके एशिया में पहुंच जाएगा। 2 तरीके से होगा, एक तो इस तरीके से जा सकता है, दूसरा इधर की साइड से सीधा निकल के एशिया में पहुंच जाए। एक्चुअली में पृथ्वी 3D है, हम 2D में पढ़ रहे हैं, तो 2D में पढ़ रहे हैं तो उस गोल को हम दिखा नहीं सकते, जबकि यहाँ का क्षेत्र और यहाँ का क्षेत्र दोनों आपस में मिले हुए हैं। यहाँ का पानी और वो पानी आपस में कनेक्टेड है, इसलिए ये प्रशांत महासागर और वो भी प्रशांत महासागर। तो मेरे हिसाब से 5 महासागरों के नाम आपकी समझ में आ गए होंगे। दोबारा मेरे साथ में बोल लीजिए। पहला महासागर हुआ प्रशांत, दूसरा हुआ अटलांटिक, तीसरा हुआ हिंद महासागर, चौथा हुआ अंटार्कटिक और 5वां हुआ आर्कटिक महासागर। दोबारा बोलिए मेरे साथ में। पहला हुआ प्रशांत, दूसरा हुआ अटलांटिक, तीसरा हुआ हिंद महासागर, चौथा हुआ अंटार्कटिक और 5वां हुआ आर्कटिक। आर्कटिक ऊपर वाला, अंटार्कटिक नीचे वाला, हिंद भारत के नीचे वाला,
अटलांटिक बीच में, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के बीच में, और प्रशांत महासागर इधर की साइड में और उधर की साइड में, जबकि ये प्रशांत महासागर आपस में कनेक्टेड है। क्योंकि हम 3D में 2D में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम 2D में पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि इधर की साइड में अलग प्रशांत महासागर, उधर अलग प्रशांत महासागर, लेकिन दोनों एक ही प्रशांत महासागर हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के नाम याद हो गए होंगे, आपने अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर में, कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि वो आगे आने वाले समय पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और वो आपको जाननी चाहिए। देखो, जो मनुष्य का जो जन्म होता है, सबसे पहले जो जन्म होता है वो अफ्रीका महाद्वीप में, इथोपिया नाम का एक देश है। ये अफ्रीका अपना महाद्वीप है। माना जाता है कि यहाँ पे कोई इथोपिया देश है, वहाँ पे पहला मनुष्य जिसे होमो इरेक्टस बोला जाता है, जिसे अपनी रीढ़ की हड्डी के सहारे खड़ा होने वाला पहला मनुष्य होमो इरेक्टस बोला जाता है। नाम भी दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, एक महिला का नाम दिया गया है, उसे लूसी बोला जाता है। उसे उतना ध्यान मत दीजिए। लूसी नाम की हमारी एक पूर्वज थी जो अफ्रीका में इथोपिया नाम के देश में पैदा हुई थी। वो पहली मनुष्य थी हमारी जनजाति की, होमो सेपियंस जिसे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये अफ्रीका से उन्होंने आगे अपना वंशज बढ़ाया होगा आगे। उसके बाद में अफ्रीका से निकल के मानव ने चारों तरफ जाना शुरू किया, इधर की साइड में गए, आगे भारत की साइड तक चले गए, चीन तक चले गए, यूरोप में भी चले गए। तो धीरे धीरे शुरुआत में जो मनुष्य था वो तो आदिवासी था। धीरे धीरे मनुष्य ने सोचना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया, कुछ नए आविष्कार किए। तो नए आविष्कार करता है तो सोचता है कि अब मुझे सभ्य तरीके से रहना चाहिए, जानवरों की तरह नहीं रहना चाहिए, अब मुझे घर में रहना चाहिए, मुझे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे खाना सही ढंग से खाना चाहिए। पहले मनुष्य जो था वो ना घरों में रहता था, वो गुफाओं में रहता, खाना भी वो सही नहीं खाता था, मांस वगैरह खाता था। ठीक है, उसके बाद में वो कपड़े भी पहनना नहीं जानता था, उसके लिए कोई रिश्तेदारी, नातेदारी, पति पत्नी, बाल बच्चे कुछ नहीं होते थे। लेकिन जब मनुष्य सोचना शुरू करता है, सभ्य बनना शुरू करता है, तो वो सभ्यताओं का निर्माण कर देता है। तो आज से 2.5-3 हजार साल पहले विश्व में 6 सभ्यताएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो 6 सभ्यताओं के नाम आपको याद रहने चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे एक सभ्यता बनी थी, इस जगह पे एक देश है मिस्र नाम से, तो वहां पे मिस्र की सभ्यता बनी थी, मिस्र सभ्यता। आप अपने मैप में लिख लीजिए, ये पहली मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहली सभ्यता बन गई मिस्र की सभ्यता। उसके बाद में अपने यूरोप में इस जगह पे 2 देश, यहाँ पे एक देश है जिसे बोला जाता है, आज के समय का देश बता रहा हूँ मैं, आज के समय पे यहाँ पे एक देश है जिसे बोला जाता है इटली, और इटली की राजधानी है रोम। रोम में रोमन साम्राज्य पनपा था, यहाँ पे एक रोमन सभ्यता बनी थी, रोमन सभ्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है रोमन सभ्यता। यहाँ की जो भाषा थी वो लैटिन भाषा थी। आप जब भी कभी साइंस में कोई नया शब्द सुनते हैं तो उसमें यही आता है कि ये शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। तो जितने भी ज्यादातर आविष्कार हुए हैं वो इन 2 सभ्यताओं में हुए हैं। ये दूसरी वाली सभ्यता, इसका नाम भी बता देता हूँ मैं, इसका नंबर 3 डाल देता हूँ। ये अपनी यूनान की सभ्यता, यहाँ पे ग्रीक नाम से एक देश है, ग्रीक इंग्लिश में बोलते हैं, अपनी हिंदी भाषा में जिसे यूनान बोलते हैं। जो अलेक्जेंडर नाम सुना होगा आपने, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, सन 323 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था, उन्होंने राजा पोरस के साथ में युद्ध लड़ा था। तो वो जो अलेक्जेंडर थे वो यहाँ से चले थे और पूरा विश्व जीतने के लिए आए थे। यहाँ से चले थे, पहले यहाँ पे आए, फिर अफ्रीका का क्षेत्र जीता, उसके बाद में मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र, फिर वो भारत तक आ गए थे। भारत पे आने के बाद में उनके जो सैनिक थे वो हताश हो गए थे, हारने लगे थे, तो उन्होंने फिर छोड़ दिया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। उसके बाद में वो वापस जा रहे थे, तो यहाँ पे इस जगह पे बेबीलोनिया नाम की एक जगह है, वहां पे उनके सैनिकों ने ही जहर दे दिया, तो उन्हें मार दिया गया। मेसोपोटामिया सभ्यता के पास में बेबीलोनिया नाम की जगह पे उन्हें मार दिया गया। तो ये याद रहना चाहिए कि इधर की साइड में जो सभ्यताएं बनेंगी, यहाँ पे मैं बीच में एक पेन चला देता हूँ, इधर की जो दिशा होती है उसे बोलते हैं पूर्व, और इधर की जो सब दिशा होगी उसे बोलते हैं पश्चिम की दिशा। तो इस साइड में जो भी सभ्यताएं पनपी हैं उन्हें बोला जाता है पश्चिम सभ्यता, और इधर के साइड में जो सभ्यताएं बनी है उन्हें पूर्व की सभ्यता। इसलिए तो हमारे यहाँ पे कभी कभी बोला जाता है, कुछ कट्टर लोग होते हैं वो बोलते हैं पश्चिम सभ्यता को मत अपनाओ, ये गलत है, ये मत करो, वैलेंटाइन डे मत मनाओ, ये सारी चीजें पश्चिम सभ्यता से ली गई हैं, ऐसा बोलते हैं वो। ठीक है, तो वो सही गलत उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने यहाँ पे 3 सभ्यताओं का नाम याद रखना है, पहला मिस्र की सभ्यता, दूसरा रोम की सभ्यता, और तीसरा अपना यूनान की सभ्यता। 3 सभ्यताएं हो गई पश्चिम की। उसके बाद बात करते हैं पूर्व की सभ्यताओं के बारे में। यहाँ पे 2 देश हैं, एक है ईरान, एक है इराक इधर की साइड में, और यहाँ पे है एक है ईरान। तो वहां पे एक सभ्यता पनपी थी, उसका नाम था मेसोपोटामिया सभ्यता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस क्षेत्र में जो सभ्यता बनी थी उसका नाम था मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता इराक ईरान वाले क्षेत्र में जो बनी थी उसका नाम था मेसोपोटामिया। उसके बाद अपने भारत वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। भारत में
मैं इंडियन हिस्ट्री में उसे पढ़ा भी चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता बनी थी, वो इस वाले क्षेत्र में बनी थी, इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा नंबर सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद में चीन में यहाँ पे चीनी सभ्यता पनपी थी। तो इस तरीके से हमने 6 सभ्यताओं को देख लिया है। आपको याद रहनी चाहिए, 3 पूरब की, 3 पश्चिम की। अपना यूरोप में 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो ही काम आती हैं हमेशा, क्योंकि सबसे ज्यादा विज्ञान का जो विकास हुआ है वो इन 2 ही सभ्यताओं में हुआ है। तो जो भी आप नाम सुनते हो, कुछ अटपटा नाम सुनते हो, तो उसमें यही बोला जाता है या तो वो लैटिन भाषा से लिया गया है या वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा रोम की भाषा, ग्रीक भाषा यूनान की भाषा। ज्यादातर शब्द आप जितने भी सुनोगे साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में भी मैंने बताया था ना उस समय कि इरेटोस्थनीज और हिकेटियस जो नाम बताए थे। हिकेटियस ने नाम पे पुस्तक लिखी थी जस्पिरोडस नाम, और एरेटोस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी जियोग्राफी का नाम से। ये दोनों यूनान के रहने वाले थे, ये दोनों यूनान के रहने वाले थे। और जियोग्राफी का जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुल 6 सभ्यताएं थी, 3 पश्चिम की और 3 पूरब की। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो ज्योग्राफी का साधारण मतलब समझा, उसके बाद में हमने कैसे 3D से 2D में कन्वर्ट करते हैं ये समझा, उसके बाद में हमने 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के नाम याद किए। दोबारा से अभी रिवाइज करा देता हूँ 7 महाद्वीप और 5 महासागरों को। पहला महाद्वीप एशिया, दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में 5 महासागर देखे थे। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद, चौथा अंटार्कटिक और पांचवा आर्कटिक। उसके बाद में हमने सभ्यताओं के बारे में पढ़ा, तो कुल 6 सभ्यताओं के बारे में पढ़ लिया हमने। 3 पूरब की सभ्यताएं पढ़ी, 3 पश्चिम की सभ्यताएं पढ़ी। पश्चिम में अफ्रीका में सिर्फ एक याद करनी है, मिस्र की सभ्यता। कभी आपने मिस्र के पिरामिड नाम सुना हो तो वो मिस्र की सभ्यता में उसी समय पनपे हुए थे, उसी समय बनाई गई बिल्डिंग्स थी। उसके बाद में 2 सभ्यताएं मैंने यूरोप की बताई हैं, एक बताई इटली वाले क्षेत्र में रोमन सभ्यता, और दूसरी बताई अपने ग्रीक यूनान में यूनान सभ्यता। रोमन सभ्यता की जो भाषा थी वो लैटिन भाषा थी, यूनान की जो भाषा थी ग्रीक भाषा थी। जियोग्राफी का जो शब्द है वो लिया गया है ग्रीक भाषा से। एराटोस्थनीज और हिकेटियस दोनों ही यूनान के थे। उसके बाद में हमने पूरब वाली सभ्यताओं के नाम बताए मैंने। मेसोपोटामिया सभ्यता इराक ईरान वाले क्षेत्र में, सिंधु घाटी सभ्यता भारत वाले क्षेत्र में, और उधर की साइड में चीनी सभ्यता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीजें नई से समझने को मिली होंगी, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो भी आप कहना चाहें वो मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। राम राम साहब, धन्यवाद।